इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें फिलहाल तक जो रुझान आए हैं वो अप्रत्याशित हैं, जिनकी उम्मीद किसी ने अब तक नहीं की थी। 7 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, मतलब 1 सीट पर आरएलडी और 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं सिर्फ करहल और सीसामऊ की सीट ऐसी है जहां समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। सिर्फ इन 2 सीटों पर, वो भी बहुत मामूली बढ़त के साथ। सीसामऊ में जितनी बढ़त है वो किसी भी वक्त पूरी हो सकती है। वोटिंग मशीन खुल चुकी हैं और वोटिंग मशीन जैसे ही खुली, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। करहल की बात करूं तो समाजवादी पार्टी आगे है, सीसामऊ की अगर बात करूं तो समाजवादी पार्टी आगे है। मीरापुर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर जहां से आपने बहुत बवाल भी देखा, एक अफसर पिस्तौल ताने हुए 2 महिलाओं पर, वो जो क्लिप काट कर शेयर की गई थी, लेकिन नहीं बताया गया था कि उससे पहले किस तरीके से उन पुलिस वालों पर भीड़ ने पथराव किया। उन पुलिस वालों को जैकेट पहनना पड़ा, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। वहीं आपको बता दूं, खैर की सीट से बीजेपी आगे है, बीजेपी गाजियाबाद से आगे है, कटहरी से बीजेपी आगे है, फूलपुर से बीजेपी आगे है और मंझुआ से भी बीजेपी आगे है। अब इन अप्रत्याशित नतीजों का आखिर कारण क्या है? तो मुसलमानों की अगर बात करूं तो मुसलमानों का वोट इस बार बीजेपी की तरफ ट्रांसफर होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि कुंदरकी के जो बीजेपी उम्मीदवार थे उन्हें नोटों से भी तोला गया और साथ ही बीजेपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने बताया कि जलेबी भी बटेगी और क्या कुछ होगा। ये जीत का कारण क्या है, क्यों इतनी बड़ी जीत? ये अप्रत्याशित नतीजे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। क्या मुसलमानों का भी यहाँ साथ मिला है और क्या मुसलमानों का भी साथ अब आगे मिलेगा? क्या अब मुसलमान भी इस देश का समझ चुका है कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर आपका उद्धव ठाकरे हो, ममता बनर्जी हो, जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो सत्ता के लिए, गद्दी के लिए आपका इस्तेमाल तो करते हैं, आपकी वोटों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन आपको उस हिसाब से भागीदारी नहीं देते हैं। तो मैं मोहसिन रजा के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि मुसलमान कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। जाते जाते सुनिए क्या कुछ कहा बीजेपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और आज बहुत बड़ा दिन, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, झारखंड के नतीजे हैं और तमाम राज्यों में जो उपचुनाव हुए तमाम सीटों पर उसके भी नतीजे हैं और उसमें वायनाड और उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा नजरें बनी हुई हैं। 9 सीटें उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे। फिलहाल जो शुरुआती रुझान है उसमें बीजेपी 8 सीटों पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर पीछे चल रही है, 1 सीट पर आगे है 8 सीटों पर। तो इस तरीके से 9 सीटों के रुझान फिलहाल दिख रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री, योगी सरकार में रहे मोहसिन रजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल यही कि 4 जून को वोटरों से जो नाराजगी 4 जून के पहले तक थी, नतीजों में जो दिखी थी, वो चुनाव आते आते क्या लग रहा है कि वो नाराजगी खत्म हो गई क्या? रुझान जो कह रहे हैं। देखिए, पहले से मैंने कहा था कि कई बार मैंने कई लोगों को इंटरव्यू में कहा था कि जो परिणाम आएंगे वो परिणाम जो है वो ऐसे होंगे कि जो प्रदेश और देश की जनता चाहती है। क्योंकि जिस तरह से तीसरी बार सरकार बनी देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हमने काम किया है, जिस तरह से हमारे आदरणीय योगी जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, हमारे व्यापारियों को लेकर, महिलाओं को लेकर जो काम किया है वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय, और इसको लेकर प्रदेश की जनता ने जिस तरह से प्रचंड बहुमत उन्हें दी, वो भी आपको साफ दिखाती है कि प्रचंड बहुमत इतने लंबे अंतराल के बाद आई थी। लेकिन विपक्ष नकारात्मक राजनीति लगातार कर रहा था और उसका परिणाम हम कह रहे थे कि जब आप रिजल्ट देखेंगे तो हम 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं। हम अभी 1 सीट पर जो आप थोड़ा सा बढ़त दिखा भी रही है, वो भी मुझे नहीं उम्मीद है कि उधर जाएगी, वो भी आपको मिलेगी। सीट है मोहसिन जी? नहीं, ऐसा कोई पारंपरिक सीट का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप कोई विकास करेंगे नहीं और परंपरा के नाम पर आप जीत लेंगे। यही उत्तर प्रदेश है जहां हम लोग कभी बहुत 35, 36, 37, 45 सीट पर हुआ करते थे। आज हमने काम से जीता है लोगों को। हम चलते रहे, हम रुके नहीं। हमने ये नहीं सोचा कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति करें, तुष्टीकरण की राजनीति करें। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की नीति पर आगे बढ़ाया है भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी ने देश और प्रदेश के लोगों को।
मोहसिन जी, मैं तो सोच रही थी कि कहीं खुशी कहीं गम होगा, लेकिन लग रहा है बीजेपी को खुशी खुशी मिलने वाली है। मुझे तो बस इतना बता दीजिए, जलेबी खिला रहे हैं प्रदेशवासियों को या फिर लड्डू बांटेंगे? देखिए, हम लोग कहना चाहिए कि बहुत ही संस्कारी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी, नम्रता जी, बहुत संस्कारी पार्टी है और हम जलेबी भी खिलाएंगे, मिठाई भी खिलाएंगे, क्योंकि दोनों ही मीठे होते हैं। सर, फैक्ट्री तो नहीं लगवा रहे हैं ना फिर जलेबी की, अगर आपकी सरकार आ ही रही है? हम देख रहे हैं अब जो लोग फैक्ट्री जलेबी की लगाना चाहते थे, उनको जलेबी बना के खत्म कर दिया है देश और प्रदेश की जनता ने। नहीं, कैंपेनिंग के दौरान जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सीएम लगातार ये कहते नजर आए, जब जब सत्ता में सपाई गुंडों की मौज आई, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई, आपको लग रहा है इन सब बयानों का इन्फ्लुएंस हुआ है जनता के बीच में जाकर, जिसका नतीजा रुझानों में दिखा? रोहित, बिल्कुल हुआ है। और अपने आप में जिस तरह से अपना उत्तर प्रदेश हैं, वो हमारे यहाँ भाई हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश क्या था और आज का उत्तर प्रदेश क्या है, जहां 40 लाख जिसमें उद्यमी बहनें भी अपना उद्योग लगाना चाहती हैं। तो यह आदरणीय योगी सरकार का विश्वास है, जिसके तहत आज इस तरह का परिणाम भी आ रहा है। प्रदेश की जनता नहीं चाहती कि कोई और सत्ता। बिल्कुल मोहसिन जी। सर, योगी का जलवा यूपी में तो दिखना ही था, ये तो उम्मीद की जा रही थी, लेकिन महाराष्ट्र झारखंड में भी दिखा और जो नतीजे, मुझे लगता है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, लेकिन जो रुझान है, आप मानेंगे कि उद्धव ने जो सिद्धांतों से कहीं ना कहीं समझौता किया बाल ठाकरे का, उसका ये नतीजा है कि रुझानों में सिर्फ 65 सीटें दिखा रहा है? बिल्कुल, अभी जैसे ही कनेक्ट होते हैं, भारतीय जनता पार्टी देश हित की पार्टी है। हमने देश हित में है, जनहित में काम किया, लोगों ने निजी स्वार्थ में काम किया है। ये सब परिवार में डूबे हुए भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को, पूरी जनता को अपना परिवार समझती है। 142 करोड़ लोगों को हम परिवार समझते हैं अपना। जो हमारा देशवासी है वो हमारा परिवारवासी। तो इसलिए ये अपने आप में इन लोगों ने जो परिवारवाद चला रखा था, चाहे समाजवादी हो, चाहे उद्धव जी की पार्टी हो, चाहे साफ। जी बिल्कुल, और यही सवाल मुद्दे भी बने तमाम जगह पर। इन्हीं सवालों के जवाब जनता मांगती रही कि आपने जिस तरीके से विचारधारा से समझौता किया तो हम आपको वोट डालने क्यों जाए, और उसका रुझानों में अभी तक नतीजा नजर आ रहा है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री, हाँ, नेटवर्क इशू है शायद, इशू है, पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा जी हमारे साथ जुड़े। उन्होंने बाकायदा बताया कि देखिए, हमने पहले ही कहा था कि जो नाराजगी थी वो 4 जून को दिख गई थी, और अब जो होगा वो पूरी दुनिया देखेगी, पूरा देश देखेगा, पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा। तो इसी जो मुद्दे थे, मैंने उनसे सवाल जो किया नम्रता की, जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई, वो कह रहे हैं कि इसका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे तरीके से हो गया था और उसका फर्क आपको इस उपचुनाव के नतीजों पर। लेकिन मेरा एक सवाल उनसे रह गया और कनेक्शन टूट गया। मुझे उनसे पूछना था कि आप तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने आपका विश्वास तो तोड़ा है। वो रह गया मेरा सवाल। वहां पर सवाल वो भी करेक्ट होता कि आपने कितना अपने समाज को बीजेपी की तरफ खींचा। लेकिन मैं वो सवाल इसलिए, थोड़ा आप, ठीक है, आप एंकर हैं, एक प्रोफेशनल ऐसा आप चुनी है कि जहां पर आपको कभी भी आना है, कभी भी जाना है, लेकिन आप वाकई दोनों सरकारों को अगर मुझे थोड़ा बता सकें, क्या योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वाकई ऐसा पहले था? क्योंकि इतने दूर से सफर करके आना, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। अच्छा, अब आप मेरे से मेरी राय जान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक लड़की की नजर से, नम्रता चौधरी एंकर और जर्नलिस्ट की नजर से, अगर आप उसको बिल्कुल अलग रख दें और मुझे देखें कि एज अ लड़की, एज अ वुमेन, अगर मैं आपसे बताऊं, मैं खुद उत्तर प्रदेश के मेरठ से आती हूँ और मुझे याद है कि वो दौर, मैं ये नहीं कहूंगी अखिलेश या योगी, पर मैं इतना कहूंगी कि 17 के बाद, 18 और खासकर 21 के बाद तो चीजें इतनी बदली है रोहित। आप अतिक्रमण देख लीजिए। अब जो लोग, मेरठ का मैं जिक्र कर रही हूँ, जो लोग वहां से ताल्लुकात रखते हैं, उनको पता है कि वो मुस्लिम बहुल इलाका है और वहां पर अतिक्रमण बहुत ज्यादा था। दुकानें आपकी यहाँ है और उससे ज्यादा अतिक्रमण यहाँ हो रखा है। फिर ऑटो वाले खड़े हो गए, फूल वाले खड़े हो गए, सड़क जाम। मैं आपको चैलेंज कर रही हूं कि आप अब वहां पर जाकर देख लीजिए, सब अतिक्रमण हट गया। सब मीट की दुकानें जो इनवैलिड तरीके से चल रही थी वो खत्म हो गई। आप निकलते थे तो आपको निकलना दूभर हो जाता था, वो खत्म हो गया है। और फिर रोहित ने वही कहा कि एज एन एंकर और जर्नलिस्ट मुझे मत सुनिए, एक लड़की जो यूपी की बोल रही है वो आप सुनिए। तो बहुत बदलाव है सेफ्टी के लिहाज से। मैं खुद कई बार 10 बजे तक घर पहुंचती हूँ। बिल्कुल,
मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यहां पर यानी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है या पुलिस है जो मुझे एटलीस्ट सेफ फील कराती है। और मैं बताऊं आपको, ये सेफ फील ये लड़कियों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, इसीलिए 2022 में योगी को फिर से सिंहासन पर बैठाया। केवल लड़कियों के लिए नहीं, उनके परिवार के लिए। इकरा हसन की रैली में देखिए सीसा मऊ में सफाई वही। जब आप इकरा हसन जिक्र करेंगे मेरे माइंड में डिंपल यादव का वही दौरा याद आएगा प्रयागराज का, जब उन्होंने कहा कि भैया से शिकायत कर दूंगी, बहुत बदतमीजी। ये बात कोई हम थोड़ी बना रहे हैं, ये तो साक्षात है, लोगों के सामने है। मंच पर खड़े होकर महिला को कहना पड़ रहा है कि आपके बीच में इकरा हसन है, मासूम सी लड़की सांसद वहां पर इकरा हसन खड़ी है, आप शांत हो जाइए। वो क्या वो दिखाएंगे वहां जाकर? इकरा हसन जीती तो हम लोग को भी खुशी हुई कि युवा लड़की जीत कर सदन पहुंच रही, अच्छा बोलती हैं, अपने समुदाय की बात रखती हैं, अपनी राजनीति अच्छी कर रही हैं, पढ़ी लिखी है, बहुत इस तरीके के बयान नहीं है जो कि विद्रोह पैदा कर दें, जो कि समाज को बांट दें। तो इमरान मसूद की तारीफ तो हम नहीं करते, बोटी बोटी की बात करते हैं। आप क्या कहते हैं कि तत्काल सिटिंग प्रधानमंत्री को काटने की बात करेंगे तो आपकी बात कौन करेगा? तो मोहसिन रजा ने बहुत अच्छे से समझाया कि जहां दिखे सफाई वहां बेटियां घबराई। इस बात को जब योगी आदित्यनाथ ने कहा तो लोगों को 2012 से 2017 का दौर याद आया, किस तरीके से बेटियां घबराती थी। तो ये बेहद दिलचस्प बहस आगे जारी रहेगी, क्योंकि बहुत बड़ा ये आज रिजल्ट डे है, जहां पर महाराष्ट्र को लेकर तमाम बातें हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश को लेकर बातें हैं। वायनाड की बात इसलिए ज्यादा नहीं हो रही क्योंकि वहां पर एक पक्ष ही निकलता जा रहा है, प्रियंका गांधी बहुत आगे निकल जाएंगी वहां पर, जिस तरीके से नजर आ रहा है। झारखंड की तो राहुल को सोचना है कि प्रियंका गांधी कितना आगे निकलेंगी। यही बात कही ये जबरदस्त है कि अब देखना होगा कि मैं वही बढ़ रहा हूं, राहुल भी नहीं, भाई का जो आंकड़ा था उस आंकड़े को कितना आगे प्रियंका ले जा पाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। 4 लाख से अगर भाई जीते थे राहुल गांधी, तो प्रियंका कितने मार्जिन से जीतती हैं, और जब संसद पहुंचेंगी तो कौन सुनेगा किसको, कौन सुनेगा, मुझे वो देखना है। मैं सच बता रही हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सच में बहुत कुछ नम्रता होने वाला। अभी तक आईएनसी की यूट्यूब की मैं बात कर रहा हूँ, आज डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर, अभी तक राहुल छाए रहते थे। अब जब प्रियंका जाएंगे तो कितनी वीडियो प्रियंका की पड़ रही, कितनी राहुल की पड़ रही, इसका भी विश्लेषण और प्रियंका गांधी को लेकर तो उन्हीं की पार्टी के नेता जो अब छोड़ चुके हैं, मैं आचार्य प्रमोद का जिक्र करूं, गुलाम नबी आजाद का जिक्र, बड़े बड़े दिग्गज। आचार्य प्रमोद ने तो 2-3 इंटरव्यू में मुझसे कहा, 3 इंटरव्यू मेरे उनके किए, 2 तो एक पॉडकास्ट, एक इंटरव्यू, एक ऑनलाइन। उन्होंने हर बात मुझसे यही कही, अगर मैंने सवाल भी नहीं किया, कि रोहित मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि इस पार्टी में लड़ाई बस इस बात की है कि प्रियंका गांधी कितना आगे चली जाए और राहुल गांधी कितना। और जो लोग उन्होंने नाम लिया कि राहुल गांधी के आसपास जो बैठे रहते हैं, जयराम रमेश और ये 2-4, प्रियंका के पास हम लोग हैं, हम लोग किसी लिए नहीं सुनी जाती क्योंकि हम लोग प्रियंका के साथ। और जितना मैंने उनका इंटरव्यू सुना, या कांग्रेस नेताओं जो एक्चुअल में बहुत सही बात करते हैं, वो नेता ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी को सक्रिय तौर पर आगे लाया ही नहीं गया। सोनिया गांधी तक का लोग जिक्र कर लेते हैं। प्रियंका गांधी को नम्रता 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में लीड करना था, उन्हें एक ऐसी सीट चुननी थी जहां से वो चुनाव लड़ती, लेकिन अब सांसद बनना है भाई, क्योंकि गांधी परिवार है तो विधायक बनेगा नहीं, सांसद बनना है। मुझे लगता था कि अगर वहां पर वो लड़ती और शायद गोरखपुर से लड़ जाती, भले कुछ भी होता योगी आदित्यनाथ खिलाफ, या फिर वाराणसी की किसी सीट से लड़ जाती, केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ लड़ जाती, ब्रिजेश पाठक के खिलाफ लड़ जाती, तो ये होता कि प्रियंका गांधी ने, देखिए उत्तर वायनाड की राजनीति करके आप फलक पे नहीं छा पाएंगे। ये नहीं, और यूपी में अगर किसी सीट से आप लड़ रहे हैं ना, लड़ना ही बहुत बड़ी बात है, जीत हार बात की बात है। मैं आपको बहुत सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं कि गोरखपुर में चुनाव 2022 के राज्य के चुनाव हुए, योगी आदित्यनाथ ने पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा, अपनी उन्होंने सीट चुनी गोरखपुर, सेफ सीट उनके लिए थी क्योंकि वहां से लगातार वो सांसद बन रहे थे, गोरखपुर सदस्य। वहां पर एक कैंडिडेट ने और चुनाव लड़ना था, वो थे आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर ने। जमानत जब्त हो गई, मुझे लग रहा 1000 वोट भी नहीं मिले होंगे उनको, लेकिन देखिए 2 साल में किस्मत कैसे पलटी, आज सांसद है नगीना से वो। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर ने कहा कि मेरे में इतना दम है कि मैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ सकता हूं, और नगीना में इस चीज को उन्होंने भुनाया कि जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ सकता है वो तुम्हारे मुद्दों के लिए योगी से लड़ भी सकता है और मोदी से सवाल भी। थोड़ा सा और आगे चले जाइए, स्मृति ईरानी को किसी ने सोचा था केएल शर्मा हरा देंगे, बिल्कुल वो कहते हैं बड़े नेता को हरा दो तो आप बड़े हो जाओगे। हाँ, अमेठी चुन लेती शायद, अगर प्रियंका अमेठी चुन लेती, सोचिए प्रियंका अमेठी से जीतती है 24 में, ये इसी 24 की बात करो, 22 छोड़ दीजिए, तो क्या रुतबा होता आज। लेकिन वो जो आप बात कर रही हैं, जो कांग्रेस के नेता बात कर रहे थे, कि एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, वो यही है। अगर सोचिए भाई तो हार चुके थे अमेठी से, अगर प्रियंका जीत जाती है अमेठी से, अरे तो बात तो फिर वही आ गई ना, बात तो ये बात वो आ गई कि राहुल से ऊपर नहीं होना है ना। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये बात हो जाती है कि राहुल से ऊपर नहीं होना है। तो मुझे लग रहा है कि
बड़ी समस्याएं खुद की पार्टियों में थी और उसी की लड़ाई चल रही हमें थी। तो कहीं नेताओं ने उन्होंने कहा लूटा, गैरों में कहा दम था, ये मेरा पंजा वहां टूटा जहां प्रियंका और राहुल में लड़ाई थी, जो तुकबंदी नहीं बनी, लेकिन करा ठीक लीजिए है। आप। चलिए इसी के साथ विराम देते हैं, इस विराम वीडियो देते हैं। को। चर्चा में बने रहेगा, चर्चा को विराम नहीं मिल रहा है। आगे और राज्यों पर चलते हैं और तमाम मुद्दों पर बात करते हैं।